कला संस्कृति पर निकाल देते हैं। आप देखोगे तो सिंधु सभ्यता, देखिए आप ला एक बड़ा शानदार प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को नगरी या शहरी सभ्यता, नगरी या शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि खुदाई में जो मिले हैं भवन, सड़कें, नालियां, गलियां, भवन, सड़कें, नालियां, गलियां, वह शहर जैसे मिले हैं। ये कुल मिला के हम लोग ये कह लेना कि इन लोगों का जो रहन सहन था, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये शहर जैसे था, इसलिए इनको शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सड़कें कई बार पूछा गया है कि सिंधु वासियों की सड़कें जरा देखो, एक सीधी दिशा में, एक सीधी दिशा में एक दूसरे को, ध्यान दो, एक दूसरे को किस पर काट रही है, यही क्वेश्चन आया हुआ। एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई पूरे नगर को, पूरे शहर को, देखिए शहर बार बार नाम ले रहे हैं ना, शहरी सभ्यता आ सकता है। चतुर्भुजाकार में बांट देती थी, ये चतुर्भुजाकार नहीं आएगा, जानते रहो। ये समकोण का पूछा गया कि चतुर्भुजाकार में बांट देती थी। इनके घरों के दरवाजे ज्यादातर पिछवाड़े वाले दरवाजे खुलते थे, जानते रहिएगा। घरों के दरवाजे पिछवाड़े वाले खुलते थे, और इनके जो घर बने हुए थे ना, पक्के, इनके मकान पक्के ईंटों के बने होते थे, जानते रहेगा, पक्के ईंटों के बने होते थे। किंतु राजस्थान में एक स्थान है कालीबंगा, राजस्थान कालीबंगा के जो मकान बने हुए मिले ना, एक कच्चे ईंटों के बने, कच्चे, जानते रहे, कच्चे ईंटों के बने हुए मकान मिले। ठीक है, कुल मिलाकर के हम लोग अब आगे निकलते हैं। माता के नाम पर वंश चलता था, हमारे यहाँ हिंदू परिवार में पिता के नाम पर वंश चलता, इसलिए हम लोग कह लें इनके यहाँ मातृसत्तात्मक समाज था, यानी मातृसत्तात्मक, ये देखिए मातृसत्तात्मक समाज था, माता के नाम पर वंश चलता था। और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना, इसको जानते रहिएगा, माता के नाम पर। और इनकी जो मुहरे थे ना, मुहरे, हम लोगों के यहाँ रबरात की मुहरे बनती है ना, मुहरे किसकी बनी, सेल खड़ी की बनी हुई। सेल खड़ी क्या है, एक कड़ी किस्म की मिट्टी, जानते रहिएगा। जैसे हम लोग रबर पर खुदाई करके अपना मुहर बनती है ना, वैसे ये लोग सेल खड़ी पर खुदाई करके मुहर बना, तो जानते रहिएगा सेल खड़ी की मुहरें बनी होती थी। और मुहरों पर न भगवान शिव के चित्र अंकित मिले, भी आ सकता है, कला संस्कृति में है कि मुहरों पर भगवान शिव के, देख रहे हैं, चित्र अंकित मिले, चित्र अंकित मिले। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए। अब आपके यहाँ ना एक आया है कला संस्कृति में, टेराकोटा का नाम आ रहा है। ये हमको लगता हो सकता है इस बार सुपर टेट के पेपर में पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में टेराकोटा क्या है। तो टेराकोटा का मतलब यहाँ पकाई हुई कलाकृतियों, जैसे पकाई हुई मिट्टी के बर्तन होते, पकाई हुई कलाकृतियों को टेराकोटा कहा जाता था। ये देख रही पकाई हुई कलाकृतियों को टेराकोटा के नाम से जाना जाता था। यानी जो ये लोग मिट्टी आदि का बर्तन बनाते थे, उस पर जो आर्ट कलाकृति करते थे, उसी को टेराकोटा का नाम जाना गया है। अच्छा, एक चीज़ और जानिए कि इन लोगों के यहाँ रुपया पैसा बैंक का प्रचलन नहीं था।
इतना क्लियर जानिए कि यानी मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो आप कह लीजिए मुद्रा या रुपया पैसा बैंक का प्रचलन इस काल में नहीं था, तो लेन देन कैसे होता था? अदल बदल प्रणाली। अदल बदल समझ रहे हैं ना? वस्तु विनिमय, इकोनॉमिक्स में जो दिखाया गया है ना, वस्तु विनिमय, इन लोगों का जो लेन देन होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर होता। एक वस्तु लिए दूसरी वस्तु दिए, ये तो ठीक है, ये नहीं पूछा। आपको ये पूछा जाएगा कि टेराकोटा और मुहरों को ये लोग किस रूप में यूज करते थे। तो टेरा को यहाँ उठाइए, देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। टेरा कोटा एवं मुहरों को ना ये लोग मुद्रा के रूप में मुद्रा के रूप में प्रयुक्त करते थे। मुद्रा के रूप में प्रयुक्त करते भाई। मुहरों पर भगवान शिव के चित्र अंकित हैं और मिट्टी का बर्तन जो लोग बना देते उस पर कलाकृति कर देते थे। ले गए आपके यहाँ मिट्टी का बर्तन कुछ दे दिए, मुहर कुछ दे दिए, आप इनको उठा करके 15-20 किलो चावल दे दिए, गेहूं दे दिए, लेन देन अदल बदल होता था। गांव में होता है ना, कुंभकार ले जाते हैं मिट्टी का बर्तन देते हैं, तो कुंभकार को लोग अनाज दे देते हैं, उसी को हम लोग दे रहे हैं। बोला टेराकोटा तथा मुहरों को ये लोग मुद्रा के रूप में प्रयुक्त करते थे। आगे बढ़ गए हम लोग। इनकी मुहरें सेल खड़ी जानते रहिएगा, सेल खड़ी की बनी। इनका जो मुख्य व्यवसाय था ना इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन, जानते रहेगा। कृषि एवं पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। इनकी मुख्य फसल देख लीजिए, एक नजर दौड़ा लीजिए। मुख्य फसल गेहूं एवं जौ थे। कपास का उत्पादन जानते रहेगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कपास उत्पादन करने का सर्वप्रथम श्रेय सिंधु वासियों को दिया गया। पहली बार कपास का उत्पादन, कपास मतलब धागा बनाया जाता है, सूती कपड़े। आज भी उसी क्षेत्र में, आज भी आप देखोगे तो वही महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में जितनी कपड़ा के मिले हैं सब उसी क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है। आधी इंडिया समाई हुई, आपके मुंबई में कपड़ा की मिलें भरी हुई है, सूरत में कपड़ा की मिलें। कपास को जानते रहो, हड़प्पा वासी पहली बार कपास का उत्पादन किए थे। पशुपालन में आप देखोगे ना, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ हिंदू परिवार में जितने पशु लम समाज आज है ना, खुदाई में सारे पशुओं का साक्ष्य मिला था। एकमात्र पशु का साक्ष्य न कहीं नहीं, खुदाई में कहीं नहीं मिला। गाय का साक्ष्य, हालांकि बैल का साक्ष्य मिला है, किंतु गाय का साक्ष्य खुदाई में कहीं से नहीं मिला। इतना जानते रहिएगा। अच्छा ठीक है। गुजरात के, बहुत बार पेपर में है, गुजरात के गुजरात के सूत कोतड़ा नामक स्थान से घोड़े के कंकाल का साक्ष्य, ये देखो घोड़े के कंकाल, आप कंकाल जानो, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अस्थि पंजर पूछा गया है। घोड़े के कंकाल का साक्ष्य मिला है। हाथी भी ये लोग पालते थे। हाथी दांत से बने तराजू का पलड़ा मिला है। इराक में देखोगे ना, दजला फरात नदी है ना, इराक दजला फरात नदी के किनारे एक स्थान मेसोपोटामिया, जानते रहना, मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का इराक जानते रहिए। मतलब हम लोग ये कह लेना कि जब हमारे इंडिया में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता चल रही थी ना, तो अफ्रीका में मिस्र की सभ्यता चल रही, नील नदी के किनारे, जानते रहिएगा। और ज्योग्राफी में पूछता ना कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे, तो आप बता देना मिस्र। पहले तो आप ये जान जाओ कि हमारे सिंधु सभ्यता के समकालीन दो विदेशी सभ्यताएं, एक मिस्र की सभ्यता, ये जान जाए, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और दूसरी थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये है दजला फरात नदी के किनारे। अब इतना जानिए कि मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा वासियों का व्यापार होता था, इसको आप जानते रहिएगा। हड़प्पा वासियों का व्यापार होता था, ये क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है। अब देखिए हो क्या रहा कि सिंधुवासी मुद्राओं को किस रूप में धारण करते थे? ताबीज के रूप में धारण करते थे।
ताबीज के रूप में धारण। अभी आप ताबीज, अभी आप कह रहे हैं कि मुद्रा नहीं मिला, आप लोगों का क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है कि आप बताएं कि मुद्रा का प्रचलन ही नहीं था, तो मुद्रा कहाँ से आप ले दिए हैं? ये मुद्रा रुपया पैसा बैंक वाला नहीं है, बल्कि इसी मुद्रा को ताबीज कहा जाता था, देख रहे, और ताबीज को मुद्रा कहा जाता था। तो मुद्राओं को ये लोग ताबीज के रूप में धारण करते थे, जिस पर विभिन्न देवी देवताओं के चित्र खुदे होते थे। इसी से तो धर्म का ज्ञान होता, विभिन्न देवी देवताओं के चित्र। देखिए शानदार क्वेश्चन 2-3 तो दे रहे हैं। भगवान शिव, यही क्वेश्चन इस बार आ सकता, भगवान शिव की उपासना ये लोग किस रूप में करते थे जानते हो? पशुपति के रूप में करते थे। पशु शिव के रूप में, शिव को ही पशुपति के रूप में ये लोग। और ये भी हम लोग कह लेना कि शिव के लिंग पूजन और इनका वाहन, ये देखो शिव के लिंग पूजन, अभी देख रहे हैं ना, सावन भर शिव जी खूब नहाए हैं, लिंग पूजन। ये हमारे मतलब हम लोग ये कह लें, हम लोग ये कह सकते हैं कि शैव धर्म का आरंभ, भगवान शिव का नाम पहली बार सिंधु सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से आया है, ये भी आप जानते रहिएगा। लिंग पूजन भी यहीं से शुरुआत हो रही है, लिंग पूजन। और इनका वाहन कुवड़ वाला बैल, देख रहे हैं ना, कुवड़ वाला बैल। हमेशा आप देखेंगे भगवान शिव का नंदी बैल, जिसको हम लोग कुवड़ वाला बैल कह रहे हैं। कुवड़ वाला बैल को हम लोग नंदी बैल नाम दे रहे हैं। अब आप लोगों का पूछना है कि आप कह रहे हैं एक तरफ गाय नहीं तो बैल कहाँ से आ गया? बैल इसलिए आ गया ना कि गाय रही जरूर होगी तभी बैल आया है, गाय रही जरूर तभी बैल आया है। किंतु हमको आपको समझिए, हमको आपको खुदाई में कहीं से गाय का साक्ष्य नहीं मिला किसी भी स्थान से। वो प्रश्न अलग है कि गाय रही जरूर होगी, ठीक ना। इतना हम आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता से कला संस्कृति में एक नजर आप लोग 2 मिनट के अंदर दे दौड़ा ले। सिंधु सभ्यता को शहरी सभ्यता, इसको मत भूलना, शहरी सभ्यता, नगरी सभ्यता। सिंधु सभ्यता की सड़कें देखा, सिंधु सभ्यता की सड़कें एक सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण, इस पर ध्यान, समकोण पर काटती हुई नगर को चतुर्भुजाकार में बांट देती थी। इनके घरों के दरवाजे ज्यादातर पिछवाड़े की तरफ, इनके मकान जो होते थे ना पक्के होते थे, किंतु कालीबंगा के मकान कच्चे बने। माता के नाम पर वंश चलता था, इसलिए मातृसत्तात्मक समाज। इनकी मुहरें सेल खड़ी की, भगवान शिव, मुहरों पर भगवान शिव के चित्र अंकित मिले। पकाई हुई कलाकृतियों को टेराकोटा, जानते रहिए, पकाई हुई आर्ट कलाकृतियों को टेराकोटा। रुपया पैसा बैंक का प्रचलन नहीं, मुद्रा का प्रचलन, इनका व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। टेराकोटा तथा मुहरों को ये लोग रुपया पैसा बैंक यानी मुद्रा के रूप में यूज करते थे। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन, इनकी मुख्य फसल गेहूं एवं जौ। कपास को पहली बार सिंधुवासी उत्पादित किए थे। और गुजरात के सूत कोतड़ा नामक स्थान से घोड़े का साक्ष्य। सिंधु सभ्यता की समकालीन 2 विदेशी सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे। ये 2 मेसोपोटामिया के साथ सिंधुवासियों का व्यापार होता था। मुद्राओं को ये लोग ताबीज के रूप में धारण करते थे। भगवान शिव की उपासना ये लोग पशुपति के रूप में हुई। इसके अलावा भगवान शिव के लिंग पूजन और इनका नंदी बैल, कुबड़ वाले बैल का विशेष महत्व था। इसके अलावा सिंधुवासी स्त्रियों की उपासना, ये देखिए इसी में एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। स्त्रियों की उपासना देवी या मातृदेवी के रूप में, देवी या मातृ, यही आया बहुत बार आया, सैकड़ों बार पेपर में आ रहा है। देवी या मातृदेवी की उपासना किस काल के लोग करते थे? तो सिंधुआ से, अरे जिसको हम लोग आज दुर्गा काली लक्ष्मी चामुंडा के रूप में कर रहे हैं ना, दुर्गा उपासना जिसी कर रहे हैं, इसी दुर्गा काली लक्ष्मी चामुंडा को ये लोग देवी या मातृदेवी के रूप में पुकारते थे। चलिए आगे निकल गए। ये देख रहे एक आपका ये कला संस्कृति में। अब आप निश्चित रहिए, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कला संस्कृति में यहाँ से आपका अगर क्वेश्चन उठता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा। भरोसा विश्वास करके आगे बढ़ो। आगे देखिए, आगे हम लोग लेकर क्या, तो वैदिक काल को हम लोग या वैदिक सभ्यता कह सकते हैं।
वैदिक काल को हम लोग दो खंडों में बांटते हैं, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसी को आप दो भागों में बांट दो कि एक है आपका ऋग वैदिक काल, देख रहे ऋग वैदिक काल को हम लोग, अब हम लोग ये देखते हैं ना कि ये ऋग वैदिक काल हुआ और दूसरा हम लोगों का हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ये देखिए या उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आप देखिए अभी चारों वेद बताए थे ना, चारों वेद, ऋग्वेद की रचना जो हुई ना, ये उठा दीजिए, आइए ऋग्वेद की रचना, ये देख रहे हैं ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में, इतना जानते रहिए। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में, शेष जो तीन वेद बचे ना, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उत्तर वैदिक काल में रचना हुई है, इतना जानना है आप। दूसरा, तीसरा, चौथा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक। अभी आपको बता के आ रहे हैं ना, जादू टोना टोटका तथा जड़ी बूटियों का उल्लेख अथर्ववेद में। ठीक है, आओ हम लोग थोड़ा ऋग्वैदिक काल को देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में क्या आप देखोगे कि ऋग्वैदिक का ऋग्वेद की रचना हुई, वेद की रचना, किसके द्वारा? आर्यों के द्वारा। अब थोड़ा सा यहीं पर समझना होगा, आर्यों के द्वारा की गई थी, इसका मतलब हम बता के आए ना, महर्षि वेद व्यास वेद के संकलन करता थे, इसका मतलब महर्षि वेद व्यास भी क्या थे? आर्य थे। ये लोग ग्रुप में आए थे, कहां से? ये लोग विदेशी थे, आर्य। अब आप लोगों का पूछना है कि ये आर्य लोग वेद की रचना, महर्षि वेद, अरे वो रामायण महाभारत सीरियल जो देखो आपने, वहां की महिलाएं अपने पतियों को आर्य पुत्र कहकर पुकार। इसका मतलब हमारे यहाँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों दावा करते हैं कि हम भारतीय हैं, भारतीय नहीं है, तीनों विदेशी हैं। विदेशियों में देख रहे हैं, ये आर्य यही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों आर्य हैं। इसी में से महर्षि वेद व्यास भी थे, वेद की रचना किए थे, वेद के संकलन कर। अब आप लोगों का पूछना है कि ये आर्य लोग कहाँ से आए, कहाँ आकर बस गए थे? तो आर्य लोग आप देखो कि मध्य एशिया देख रहे हैं ना, इधर भारत, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर वाली एरिया जितनी है सब मध्य एशिया, ईरान है। मध्य एशिया ईरान के मूल निवासी थे आर्य लोग, देख रहे हैं, मूल निवासी थे आर्य लोग मूल निवासी थे। इसका समर्थन एक विद्वान किया है, मैक्स मूलर। यही क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसीलिए हम घुमा के लेके आए हैं कि उस विद्वान का नाम बताओ जो आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया। जोर दे करके मैक्स मूलर कहा कि नहीं, आर्य लोग, हालांकि विवाद है, आर्य लोग मध्य एशिया के मूल निवासी थे, जोर दे के नाम दे। चले अच्छा, आर्य लोग वेद की रचना, वेद का अर्थ क्या होता है ये देखो, वेद। अच्छा अभी रुक जाए, मध्य एशिया ईरान से कहाँ आकर के आर्य लोग बस गए? 7 नदियों वाले प्रदेश पंजाब, जिसको हमारे इतिहास में ना सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। जानते रहना, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में आर्य लोग कहाँ आकर के, सप्त सैंधव प्रदेश, ये देखिए पंजाब में आर्य लोग आकर के, सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब में आर्य लोग आकर के बस। अरे 7 नदियों वाला प्रदेश पंजाब, सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, देख रहे हैं, सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब। आप जानते हैं 5 नदियों वाला नहीं, हमारे इतिहास में 7 नदियों वाला प्रदेश पंजाब, 7 नदियों वाला प्रदेश पंजाब दिखा रहा, आकर बस गए और वेद के रचयिता, ये देखिए अभी बताया ना, वेद के रचयिता यही लोग, आर्य लोग, वेद के रचयिता आर्य लोग। तो वेद का अर्थ आप जानते रहो, वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है ज्ञान, इतना जानते रहो। और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ,
जानते रहेंगे। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ, देख रहे ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अच्छा, ऋग्वेद में ना आपसे पूछा गया है, कई बार आया है कि आर्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी सब सिंधु नदी, सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी, और सबसे पवित्र सरस्वती नदी। ध्यान देना, सबसे पवित्र ये सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे पवित्र। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये ऋग्वेद की रचना जो हुई है ऋग्वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद में गंगा नदी और यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार आया? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 2 बार आया है। इतना जानते रहो आप लोग। गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार आया। इतना जानिए, फिर हम आगे बढ़ा लेते हैं इस चैप्टर को भी अभी निकाल देते हैं तुरंत। कला संस्कृति देखना, यहाँ से एक नजर और दौड़ा लो कि ऋग्वैदिक काल को 2 खंडों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। हम लोग ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी और शेष 3 यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इतना जानते रहो आप लोग। फिर आप आगे बढ़ोगे तो वेद के रचयिता आर्य लोग थे। अभी यहीं से उठा देते हैं कि आर्य लोग वेद के रचयिता, इसका मतलब महर्षि वेद व्यास भी आर्य थे। आर्य लोग कहाँ से आए? आर्य लोग मध्य एशिया, ईरान के मूल निवासी थे। इसका समर्थन विद्वान मैक्स मूलर ने भी किया। आर्य लोग भारत के 7 नदियों वाले प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश पंजाब में आकर के बस गए। वेद के रचयिता बने। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। और आर्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सिंधु, सबसे पवित्र सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार आया है। इसी को हम लोग आगे अभी बता रहे। ये जो है अभी हम लोग ऋग्वैदिक काल लेकर के चल रहे हैं, बाद में उत्तर वैदिक में थोड़े क्वेश्चन बनेंगे। ऋग्वैदिक काल में आप देखोगे ना तो पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक, ये देखिए यहाँ जानते रहना, अभी हम आपको पढ़ा के आ रहे हैं, यहाँ आपको दिखा दिया गया है पितृ सत्तात्मक समाज, यानी पिता के नाम पर वंश चलता था। हमारे हिंदू परिवार, हमारा जो हिंदू परिवार है ना, पितृसत्तात्मक समाज है हिंदू परिवार। हमारे हिंदू परिवार में जो लड़कियों का ब्याह होता है ना, तो ये अपने ससुराल के लिए जाती हैं, विदाई हो जाते हैं। ठीक इसका उल्टा मातृसत्तात्मक समाज, अभी हड़प्पा सभ्यता दिख रहे लिखे हैं ना, यहाँ देखो कि यही कहीं आपको लिखे हैं मातृसत्ता। ये है मातृसत्ता। इसमें जो होता है ना माता के ना, इसमें ठीक उल्टा है हमारे आपके। यहाँ लड़कों की विदाई हमेशा के लिए अपने ससुराल हो जाती है। ससुराल में जा कर के लड़के रहते हैं, यानी पत्नी के घर रहते हैं। पत्नी के घर वहाँ तो कोई जानता नहीं है, इसलिए नाम जो है धीरे धीरे माता का नाम आगे बढ़ता है। यहाँ ऋग्वैदिक काल में मातृसत्तात्मक नहीं है। अब आप इतिहास में 2 ही जगह आप देखो कि मातृसत्तात्मक का नाम है। एक तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, दूसरे सातवाहन वंश है, वहां भी माता के नाम पर ही गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम आ रहा है। ठीक ना, इसको हम लोग आगे बढ़। आज ठीक है, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी बताई गई ऋग्वैदिक। जैसे आज है स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है, हर क्षेत्रों में स्त्रियां झंडा गाड़ दे रही हैं। बच्चा पूछा था, कल पेपर में देख रहा था, बनारस में टोपी लगाई, कैप लगा करके बनारस, मतलब कैप पर भी टोपी पर भी कब्जा कर लिए। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। कुछ स्त्रियों का नाम आप लोगों को पेपर में आया है कि घोषा, लोपा, मुद्रा, विश्वारा नाम की विद्वान स्त्रियां किस काल में थी, इसको जानते रह गए। देखो लिख देते हैं कि घोषा, लोपा, एक घोषा तो ठीक है, लोपा मुद्रा एक ही में है, ये जानना। घोषा, लोपा, मुद्रा एक में। और विश्वारा नाम की क्या विद्वान स्त्रियां, विद्वान को हम लोग ना विदुषी भी लिख सकते हैं। विद्वान विदुषी स्त्रियां ऋग्वैदिक काल में थी।
ऋग वैदिक काल में थी। अच्छा आप देखोगे ना तो ऋग वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संबंध माना गया, 7 जन्मों वाला रिश्ता माना गया। विवाह का एकमात्र उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पन्न करना। उस समय लोग 1 दर्जन 12 संतान 13 संतान के बाद लोग सोचते थे कि अब संतान उत्पन्न नहीं करना, क्योंकि बड़ी महामारियां आती थी ना। जैसे हमारे पास 12 पुत्र हैं, मान लो एक पुत्र चेचक में मर गया, एक पुत्र कालरा में मर गया, एक पुत्र मस्तिष्क ज्वर में मर गया, कितना मरेंगे, कुछ तो बच जाएंगे। रिस्क नहीं लेते थे उस समय, लोग ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पन्न करते थे। ठीक है, आगे बढ़ा दी, विद्वान स्त्रियां थी और विवाह न अनुलोम विवाह आप देखेंगे ना, अनुलोम विवाह को मान्यता मिली थी। अनुलोम वैसे तो समाजशास्त्र में 2 विवाह का नाम आ रहा है, यहाँ अनुलोम विवाह का मतलब यहाँ ये है ना कि उच्च वर्ण का पुरुष हो, निम्न वर्ण की कन्या हो, इसको अनुलोम विवाह। इस विवाह को समाज में मान्यता दी गई थी। प्रतिलोम विवाह को समाज में मान्यता नहीं दी गई थी। समाज वाले विरोध करते थे कि उच्च वर्ण की कन्या हो, निम्न वर्ण का पुरुष हो, इसको समाज नहीं मानता था। उच्च वर्ण की कन्या, देख रहे हैं, ये उच्च अनुलोम विवाह जानते हैं। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या, ये जो है आपके, इसको अनुलोम विवाह। अच्छा फिर देखेंगे कि नियोग प्रथा आ रहा है। नियोग प्रथा आया हुआ है कि इधर लिख लीजिए, नियोग प्रथा इतना देख लीजिए, तो फिर इस अगली वीडियो में बताएंगे। नियोग प्रथा में ना नियोग प्रथा में क्या दिखाया है, यदि किसी स्त्री का, ये देखो, यदि किसी स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने में नाकाम हो, अक्षम हो, यानी उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता न हो, शुक्राणु न बन रहा हो, बीमारी से पीड़ित हो, तो उस स्त्री को फैसिलिटी दी गई थी कि तुम अपने देवर से संबंध बनाकर संतान उत्पन्न, देख रहे हैं, देवर से संबंध बनाकर संतान उत्पन्न कर सकती थी। और उस संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। देख रहे हैं, क्षेत्रज कहा जाता। एक दिन पीसीएस का एक तो बैच चल रहा था, एक दिन तुरंत एक लड़की चटपट पूछी कि यदि देवर न हो तब क्या होगा। तो हम कहें देवर न होगा तो कहीं ना कहीं अगल बगल से देवर बना लिया जाता है, अगर बनाना ही है तो देवर तो मिल ही जाता है। एक दिन एक लड़का इसी तरह एक लड़का क्लास में, ऑफलाइन के क्लास में पूछ लिया कि अगर देवर न हो, तो हम कहें देवर नहीं रहेगा तो तुमको निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा, तुम आना जो है, जो देवर नहीं रहेगा तो क्षेत्रज कहा जाता। अच्छा, जो कन्याएं जीवन भर अविवाहित रहती थी ना, उनको अमाजू कहा जाता था। आर्यों का शराब कह लीजिए आज के संदर्भ में, आर्यों का पेय पदार्थ का मतलब सर का सोम रस था। देख रहे हैं, सोम रस था। नहीं देखते हो आप लोग, जो है, जो शराबी लोग होते हैं अपने बीवियों को समझाते हैं कि तुम नहीं समझोगी, ये सोम रस है, घटेल जाते हैं चीस करके, जो है सोम रस कहाँ से मंगवाया जाता था, हिमालय के मूंजवंत पर्वत से मंगवा। देखिए यहाँ खींच लिए हैं, आप लोगों का सारा क्वेश्चन खींच दिए हैं, कैसे कहाँ से। एक नजर 2 मिनट के अंदर पितृसत्तात्मक समाज था। घोषा, लोपामुद्रा, विश्वरा नाम की विद्वान स्त्रियां ऋग वैदिक काल अनुलोम विवाह को मान्यता मिली थी। उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या। इधर से हम लोग आगे आ रहे हैं। नियोग पर, यदि किसी स्त्री का पति संतान उत्पन्न करने में अक्षम तो वह स्त्री अपने देवर से संबंध बना के संतान, और उस संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। जो कन्याएं जीवन भर अविवाहित रहती थी उनको अमाजू कहा जाता। आर्यों का पेय पदार्थ सोम रस था, हिमालय के मूंजवंत पर्वत से मंगवाया जाता था। ठीक है बच्चों, आप लोगों को इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।